हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज हम प्लानिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और आपको पहले ही बता दूं मैं कि 5 हमारे सिलेबस में मेन प्रोसेसेस हैं। 5 प्रोसेस। पहली आपकी प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग के अंदर 2 प्रोसेस हैं, एक स्टाफिंग प्रोसेस, एक सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपका डायरेक्टिंग में एज सच डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं है, फिर है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये तो 5 प्रोसेस हो गई। इनके अलावा 2 प्रोसेस और हैं, एक है मोटिवेशन प्रोसेस और एक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस हो गई। अब अगर आप में से किसी बच्चे को अपने 6 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक या 10 मार्क्स तक पक्के करने बिल्कुल, तो इन 7 प्रोसेसेस को अच्छे से लर्न कर देना। मैं कराऊंगा आपको सारी, मेरी सारी क्लासेस में आपको ये सारी प्रोसेस मिलेंगी। हर एक प्रोसेस की एक अलग क्लास मिलेगी आपको। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्लानिंग से, क्योंकि जो प्लानिंग है ये फाउंडेशन है सारे फंक्शंस का। सबसे पहला आता है प्लानिंग, तो हम प्लानिंग प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी, आते हैं आज की क्लास में और करते हैं आगे काम। और हम शुरू करेंगे आज प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ अगर मैं समरी दे दूं प्लानिंग प्रोसेस की, तो प्लानिंग प्रोसेस में टोटल मिलाकर 7 स्टेप्स होते हैं। करेक्ट। प्रोसेस हमेशा स्टेप वाइज लर्न की जाती है, क्योंकि आप किसी भी चीज की प्रोसेस की जब आप बात करते हो तो प्रोसेस में होते हैं स्टेप्स, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर प्लानिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर उसमें से हम बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर अपने प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं और फॉलो अप एक्शन करते हैं। ये तो मैंने एक बार रीड कर दिया, लेकिन इसको हम समझे कैसे। आप मेरे साथ साथ ये 7 के 7 स्टेप पढ़ेंगे और हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और उस एग्जाम्पल से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं, भाई हमको करना क्या है। तो चलिए आज की हम इस क्लास में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अपनी टीम को बुलाया, आप लोगों को बुलाया और आप लोगों को बोला कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस बार का, हमारी कंपनी चॉकलेट बनाती है और आज हमारा हम टारगेट डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी चॉकलेट की जो सेल है उसको 20% से इंक्रीज करना है। करेक्ट। तो मैंने यहां पर आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव रखा। मैंने कहा भाई हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है बाय 20%। चॉकलेट बनाते हैं हम, ठीक है। तो प्लानिंग तभी आप करोगे जब आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्योंकि केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि बताओ भाई इस केस स्टडी के अंदर कौन सा स्टेप हाईलाइट होता है। तो आराम से सुनिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज द सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने जो अभी बोला, ये ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करा है। एंड ईच डिपार्टमेंट, या अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मैंने सेल डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव दिया है। करेक्ट। तो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं और हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्पेसिफाई। ऑब्जेक्टिव क्या स्पेसिफाई करता है? वॉट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, क्या पाना चाहती है वो। इट कुड मीन, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, विच कुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो ऐसे ही हम अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा होगा कि हमें बिजनेस स्टडीज में 90% मार्क्स लाने,
95% लाने, कुछ कह रहे होंगे सर बड़ी बड़ी बातें मत करो, पास होना है, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कोई बुराई नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे हिसाब से होता है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज अवर फ्यूचर डिजायर्ड पोजीशन, कि हम फ्यूचर में कहाँ होना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप हुआ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि हम सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, लेकिन मैं सेकंड स्टेप नहीं कराऊंगा आपको अभी, पहले आगे के बताऊंगा, सेकंड स्टेप पे बाद में लेकर आऊंगा कि सेकंड स्टेप क्या होता है, और एग्जाम में बहुत आता है ये। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब जब मैंने आप लोगों को बोला, मैंने कहा भाई मुझे अपनी चॉकलेट की सेल जो है 20% से इंक्रीज करनी है, आप सब लोगों से बोला, मैंने कहा लाओ भाई मुझे सजेशंस दो, करेक्ट, कैसे हम इस सेल को बढ़ा सकते हैं। तो हम अगला काम करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेटे ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि काम सब एक ही जैसा करेंगे लेकिन हैं अलग अलग। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम 20% चॉकलेट की सील इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि सर एक काम करो, इसके साथ कोई ऑफर दे दो, किसी ने बोला कि सर 20% एक्स्ट्रा दे दो, किसी ने बोला कि सर चॉकलेट का प्राइस रिड्यूस कर दो, किसी ने बोला कि सर इसकी पैकिंग चेंज कर दो, किसी ने बोला कि सर इसके साथ कोई टॉय गिफ्ट देना शुरू कर दो। तो ये आप लोग मुझे सजेशन दे रहे हो और मैं इन सबको नोट डाउन करता जा रहा हूं। वी आर आइडेंटिफाइंग कि कितने तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जब आप मॉर्निंग में अपने स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करते हैं कि रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। जब आपको ये तीनों रास्ते पता हैं, ऑब्जेक्टिव सेम है लेकिन वहां पहुंचने के 3 रास्ते हैं, तो ये आपने क्या करा, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, करेक्ट। तो पढ़ते हैं जरा इसको। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, अजम्पशंस, ये जो हमने सेकंड स्टेप अभी स्किप करा है वो अजम्पशंस होते हैं, अभी बात करेंगे उनकी भी। तो देयर में बी मैनी वेज, भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, कोई बच्चा कह रहा है कि सर पैकिंग जो है चेंज कर दो, कोई कह रहा है सर साथ में कोई छोटा सा टॉय दे दो, कोई कह रहा है सर उसकी जो पैकिंग है उसके ऊपर किसी कार्टून की फिगर्स प्रिंट करा दो। अलग अलग मुझे आप लोग सजेशन दे रहे हैं, करेक्ट। तो आपने मुझे सजेशंस दे दिए, वो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि हाँ भाई इन सबसे पॉसिबल है। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सब आइडेंटिफाई कर लो। मैं अभी आपको टोकूंगा नहीं, आप जो कहते रहोगे मैं लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा कि हाँ भाई ये ऑप्शन हो सकता है। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी अ रूटीन, एक रूटीन स्टेप भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली आप बताओ कि अगर सेल बढ़ानी होती है तो हम नॉर्मली सबसे पहला काम यही करते हैं, चलो भाई प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये हमारा एक रूटीन स्टेप होता है। और यहाँ कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है। भाई आप ये सोचिए कि आपने अपनी पैकिंग चेंज कर दी, प्रोडक्ट वही पुराना था, बस पैकिंग चेंज कर दी, कोई इनोवेटिव सी पैकिंग लगा दी, करेक्ट। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है आपके पास अपनी सेल बढ़ाने का। एन इनोवेटिव कोर्स में बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल। भाई अगर हमें कोई इनोवेटिव चाहिए आइडिया तो हम बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हैं कि भाई हमें बताओ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक आइडिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस आइडिया को अपने पास नोट डाउन करते जा रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर हो गया आइडिया हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कई सारे आइडिया हमने एक लिस्ट बना ली उसकी। अब अगला स्टेप आता है हमारा इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग उन सारे आइडियाज को इवैल्यूएट कीजिए कि भाई कौन कितना आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। अब हम जब उन्हें इवैल्यूएट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोस एंड कॉन्स। हर आइडिया के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप अपने पास एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि भाई इस आइडिया के, जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा कि सर एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका है पैकिंग जो है चेंज कर दो, ना ठीक है। तो मैंने कहा भाई पैकिंग चेंज करने के क्या क्या फायदे हैं, कि हाँ भाई अट्रैक्टिव पैकिंग बना देंगे, मोर चिल्ड्रन विल बी अट्रैक्टेड, ठीक, तो थोड़ा नया लगेगा, ठीक है, बढ़िया बात है। कॉन्स क्या है जी, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अब मैं बताऊंगा। मैं कहूंगा भाई साहब मैंने तो पिछले अगले 2 साल का पैकिंग मटेरियल मंगवा के रखा हुआ है पहले से ही,
अब अगर हम नई पैकिंग लेकर आते हैं तो हमें पुराना सारा मटेरियल डिस्कार्ड करना पड़ेगा और बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ये उसका कॉन्स भी हो सकता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स, आपके पास जो भी आइडियाज आए, हर आइडिया के फायदे, हर आइडिया के नुकसान। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आइडिया हो मिस्टर ए का, मिस्टर बी से पूछ लो कि भैया उसमें कौन सी बुराइयां हैं, तो पड़ोसी बता देगा कौन सी बुराइयां हैं। आप गाड़ी खरीद के लाओगे ना, आप तो उसके फायदे पता करके आओगे, लेकिन आपके पड़ोस वाले अंकल उसके कॉन्स पता करके आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो कभी आपको अपने नेगेटिव पॉइंट पूछना, पड़ोसी से पूछ लो, वो ज्यादा अच्छे बता देगा। तो ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स, हर एक कोर्स में कई सारे तरीके हो सकते हैं, विच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर। तो प्रॉस एंड कॉन्स को हम देखेंगे, हाँ भाई किसमें फायदे ज्यादा हैं, किसमें नुकसान ज्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई हमारे लिए बस फायदे नुकसान तो होंगे ही, बस अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई इस चीज से मेरे ऑब्जेक्टिव को फायदा होता है, ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल बात ये थी कि इवेल्युएटिंग में हम क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हर एक ऑप्शन के निकाल के रख लेते हैं। अब हमने इवेल्युएट भी कर लिया, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स को देख लिया कि हाँ भाई किसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा, किसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा। फिर हम करते हैं सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट, फिर उनमें से हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हम किसको सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट वाले को। और बेस्ट कौन सा होगा भाई, जिसके पॉजिटिव पॉइंट तो हो मैक्सिमम और नेगेटिव पॉइंट कैसे हो, नेगेटिव पॉइंट हो मिनिमम। ठीक है जी, तो उस ऑल्टरनेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन, इस पर एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, कि रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन कौन सा है, तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड, तो आप एक बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करेंगे। और बेस्ट प्लान कौन सा होगा, द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे करना सही हो हमारे लिए, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो और जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सबसे कम हो, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज आप सामने देख रहे हैं ये सब एनसीईआरटी से ही लैंग्वेज ली गई है। और एग्जाम में भी ये मानकर चलिएगा कि केस स्टडीज में जो लैंग्वेज आती है सारी एनसीईआरटी की आती है। तो आपको एज इट इज ये सारे वर्ड्स वहां पर देखने को मिलेंगे, इन्हीं वर्ड्स को हम ध्यान में रखते हैं और इन्हीं को ध्यान में रख के हम केस स्टडी को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। अब हमने सेलेक्ट भी कर लिया, अब हम सेलेक्ट करके उसे कर देते हैं इम्प्लीमेंट। करेक्ट, उसको अप्लाई कर देते हैं। अब आप सोचिए कोई चीज ऐसी हवा में थोड़ी अप्लाई हो जाती है। अब हमने जब सोचा कि हाँ भाई हमें पैकिंग चेंज करनी है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने ये देखा कि हाँ पैकिंग चेंज करना ही सबसे बढ़िया है, कि नई पैकिंग लेकर आते हैं, अट्रैक्टिव से कलर्स लेकर आते हैं, उसके ऊपर जो है कार्टून्स वगैरह की जो फिगर्स हैं वो प्रिंट कर देंगे, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे, हमारी चॉकलेट की सेल बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हमने यही वाला ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब भाई प्लान खाली किताबों में बनाने से थोड़ी हो जाता है या पेपर से बनाने से थोड़ी इंप्लीमेंट हो जाता है। प्लान आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं आपको ऑर्डर देना है, कहीं आपको डिजाइनर से डिजाइन कराना है, तो उस उन रिसोर्सेज का भी अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Thus, this step is concerned with putting the plan into the action. Clear? Doing what is required. वो करो जो जिसकी जरूरत है। भाई डिजाइनर को हायर करना है, या मान लीजिए आप मिकी माउस यूज करना चाह रहे हैं अपनी चॉकलेट के ऊपर, तो भाई मिकी माउस का तो आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी उनका मार्क यूज करने से पहले। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर विल बी रिक्वायर्ड, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। This step would also involve organization for labor and purchasing of the machinery. Correct, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, that resources should be with us. तो ये हमारा ये अब जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं दोबारा रिकैप देता हूं इसका छोटा सा। अब सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के साथ हमने उसको करा इवेल्युएट प्रोस एंड कॉन्स के साथ, फिर हमने बढ़िया वाले प्लान को कर लिया सेलेक्ट, और उसके बाद हमने उसको कर दिया इंप्लीमेंट। और सबसे लास्ट का पॉइंट होता है फॉलो अप एक्शन।
भाई टाइम टू टाइम पर उस प्लान की प्रोग्रेस को चेक करते रहना कि जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा प्लान वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो पढ़िए, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल्ड। भाई जो हमने जैसे सोचा था, जैसा हमने करा था, वैसा ही प्लान हम कर, वैसा ही सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। तो क्या करना भाई, मॉनिटरिंग दी प्लान्स, प्लान्स को क्या करना, मॉनिटर करते रहना कि भैया जैसे हमने सोचे थे वैसे ही वो प्लान चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। करेक्ट। तो हमारे अब ये हमने स्टेप्स कर लिए। अब बात आती है कि सर हम इन्हें लर्न कैसे करें। अब मैंने पीछे एक पॉइंट स्किप करा था, मैं उसको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग बनाने से, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम अगला पॉइंट करते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। और इसका मतलब क्या है, अजम्पशंस लेना। कुछ बातें हमें मानकर चलनी पड़ती हैं। एक बड़ी छोटी सी बात, आप कहीं जाने के लिए एक ट्रिप पर जाना चाह रहे हैं आप, तो कुछ चीजें आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई मैंने फ्लाइट वगैरह सब बुक करा ली है, मैं उस ट्रिप पे जा रहा हूँ, वहां सब कुछ ठीक होगा, मैं जाऊंगा, मुझे रहने के लिए होटल मिल जाएगा, मौसम ठीक होगा। और ये अजम्पशंस जो आप बना रहे होते हो, ये आप अपने पुराने प्लान्स या पुरानी जो आपकी एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पर बना रहे होते हो। आप एक ट्रिप पे जाते हो, वहां कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई चीज आप भूल जाते हो या कुछ है, जब आप नेक्स्ट टाइम प्लान बनाते हो ना, तो पिछली ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आता है। इन्हीं एक्सपीरियंसेस को, इन्हीं अजम्पशंस को, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वही आएगी एग्जाम में। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumption अबाउट द फ्यूचर, दी assumption आर कॉल्ड एज premises। assumption आर द बेस मटेरियल, ये लैंग्वेज, ये वर्ड बहुत आता है, बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। द बेस मटेरियल में भी, अब ये बेस मटेरियल किस फॉर्म में होता है, ये बेस मटेरियल होता है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट क्या होता है, अंदाजा। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लान्स हो सकते हैं और कोई पुरानी इंफॉर्मेशन हो सकती है अबाउट द पॉलिसीज। तो ये जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं, भाई पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, पहले मैं वहां गया था, पहले ये काम करने लगा था तो ये हो गया था, इस बार नहीं होने दूंगा। करेक्ट। द प्रीमाइसेस और assumption मस्ट बी सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी अ टोटल एग्रीमेंट ऑन देम। मतलब जितने लोग भी आपकी प्लानिंग टीम का पार्ट हैं, उन सबको assumptions क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या मानकर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। करेक्ट। तो इनको हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ऑल मैनेजर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद एंड यूज द सेम assumption। उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एग्जाम में ये बहुत आता है, इससे आपको पता चलेगा, फॉरकास्ट वर्ड होगा, पास्ट इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग प्लान, बेस मटेरियल, इनसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस है। ठीक है, अब बात आती है इसको लर्न कैसे करें। अब जरा यहां पर आइएगा एक मिनट के लिए, ये देखिए, इसको आप लर्न कीजिएगा, इसको याद करिएगा, 2+4+1। कैसे, टू स्टेप्स एक साथ, टू स्टेप्स एक साथ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए, इवैल्यूएट करिए, सेलेक्ट करिए और उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, चार एक साथ। और सबसे लास्ट वाला फॉलो अप एक्शन, कि भाई प्लान लगाने के बाद चेक तो करोगे उसे। तो ये हमारे इस तरीके से आप डन कीजिए, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट एक साथ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर हमने आइडेंटिफाई करा, उनके प्रोस एंड कॉन्स देखे, उन्हें इवैल्यूएट करा, बेस्ट वाला सेलेक्ट करा। बेस्ट कौन सा है, जिसके पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा, नेगेटिव पॉइंट सबसे कम, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो हमने कलेक्ट करा। लास्ट में फॉलो अप एक्शन देखा कि भाई हम जो सोच रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे, वैसा प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। क्लियर है, आसान सीधी प्लानिंग प्रोसेस, और जरूर करनी है, मार्क्स दिलवा सकती है आपको। हो सकता है 6 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की क्लास आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, तो जैसी भी आपको क्लास लगी हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव है कुछ। आप खुद भी इसको बार बार देखिए। ठीक है, और जो भी नई क्लासेस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये भी क्लासेस आपको मिलती रहें। और इन फ्यूचर प्लान है कि आपके लिए CUET की क्लासेस भी लेकर आए हम, तो CUET भी आपको पढ़ा देंगे। थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ओवर होने के बाद CUET होता है हमारा अगला टारगेट।
तो CUET में आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम पास ही हैं आपके और थोड़े से दिन आपके पास बचे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि बस आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी केवल प्रोडक्टिव कामों के लिए ही करिए और ज़्यादा नहीं। एक बड़ी छोटी सी टिप है, मैं अपने बहुत सारे बच्चों को देता हूँ, ये बहुत आसान सी बड़ी इफ़ेक्टिव से टिप है ये। सबसे पहले आप सब लोग अपने अपने ना मोबाइल्स की जो नोटिफिकेशंस हैं, और कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल नहीं छोड़ सकते आजकल कोई भी, हम भी नहीं छोड़ सकते, आप भी नहीं छोड़ सकते। तो ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप ना अपने ना मोबाइल की जो है नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए सारे ऐप्स की, जो आपके पास ऐप्स हैं जो काम के हैं। जैसे सबसे पहले स्नैपचैट वगैरह, मेरे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं ये बात बहुत बार कहता हूँ। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो अपने सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ, क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों ने मोबाइल उठाया पढ़ने के लिए, इतने में एक नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है, कहीं इंस्टाग्राम की आ गई, कहीं फेसबुक की आ गई, कहीं स्नैपचैट की आ गई। आप क्या करते हो कि अपना पढ़ाई का काम छोड़ के उस पर क्लिक कर लेते हो, और जहाँ वो एक बार क्लिक हो गया तो बस, तो क्लिक हो गया आपको। अब पढ़ाई का काम तो हो जाएगा साइड में, वो तो होता रहेगा जब होना होगा। अब तो पहले रील्स चलेंगी, स्क्रॉल होता रहेगा अब तो, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ को अवॉइड करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप मोबाइल अवॉइड करिए, वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है। आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो सारे ऐप्स की, ठीक है। कोई ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज ही ना पाए, आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अब अपना यूट्यूब खोलिए, जब आपको पढ़ना हो आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक साथ रखिए आप पढ़ने के लिए। मैं आपको हवा हवा की बातें बताना कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई नहीं केवल ऐसे ही कर लो हो जाएगा, थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी पढ़िए, बुक भी साथ रखिए, थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लीजिए। और जब भी आपको मौका मिले कोई भी लेक्चर, अपना एक रजिस्टर एक नोटबुक साथ में रखिए, और पढ़ते हुए हमेशा जो जो चीज़ें आपको ठीक लगे वो आप उन्हें नोट कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपको 10 से 15 दिन में बहुत बढ़िया आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ अब तो हमारे कंट्रोल में ये सब्जेक्ट आ गया है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू में देखने में तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन लास्ट में बहुत हैवी होता है। आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट सुना ना, टाइटैनिक जिससे टकरा गया था जाके, तो आइसबर्ग ऊपर से इतना सही दिखाई देता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही BST है, आइसबर्ग है ये, ऊपर से छोटी सी दिखाई देती है, ऊपर से नहीं पता चलता कि इतनी टफ है। और दूसरी बात ये कि 11th में बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े BST में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, तो उनको लगता है हम 12th में भी ले आएंगे। जबकि आप समझिए कि 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों ही बहुत अलग हैं, दोनों में कोई मैच नहीं है। वो सही में बिजनेस स्टडीज़ है, ये बिजनेस स्टडीज़ है ही नहीं, ये बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ है। यहाँ सब कुछ आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए। अब तो खैर बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर चुके, लेकिन आगे कोई जूनियर हो तो उसको गाइड करिएगा कि भाई BST 11th की बहुत अलग है, 12th की बहुत अलग है। तो 12th की BST को अगर आप शुरू से ही पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, अदरवाइज ये बहुत ख़राब सब्जेक्ट है, आपके बहुत सारे नंबर का नुकसान कराएगा ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए, हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। और आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो देखेंगे उसको भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो।